जिमी के सवाल का जवाब देते हुए हवा में मार्शल आर्ट की कुछ करतब दिखाता हुआ यश कहने लगा, जरूर, रिया तुम्हारी जरूर मदद करेगी। ये कहने के बाद हू हा की आवाजें निकालते हुए यश हवा में लात मारने लगा। तभी एक नर्स आई और यश को दोनों हाथों से पकड़कर कहने लगी, ये हॉस्पिटल है, यहाँ कोई बदमाशी नहीं, ओके? पेशेंट को आराम करने दो, बहुत जल्दी उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाएगा, फिर आप लोग जितना चाहे खेल सकते हो। इसके बाद पिंकी और यश ने जिमी को बाय कहा और नर्स के साथ जिमी के कमरे से चले गए। कुछ देर के बाद फातिमा जिमी का टिफिन लेकर जिमी के कमरे में आई। फातिमा के चेहरे से लग रहा था कि वो बहुत परेशान थी। पिछले कई दिनों से जहांगीर के आदमी ब्रह्मपुत्र अकेडमी की दीदी को ढूंढने में लगे हुए थे, मगर उनके हाथ कोई कामयाबी अब तक नहीं लगी थी और रेसिंग क्लब के बिजनेस को बचाने के लिए फातिमा का दीदी से मिलना बहुत जरूरी था। फातिमा एक बात नहीं समझ पा रही थी कि इस बार जहांगीर के आदमियों को किसी के बारे में इंफॉर्मेशन क्यों नहीं मिल रही थी। इससे पहले देश के किसी भी कोने में छुपे किसी भी आदमी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन निकालनी होती थी तो कुछ ही घंटों में उस इंसान की पूरी फाइल जहांगीर के हाथ में रख देते थे उसके आदमी। मगर इस बार दीदी के मामले में उन्हें एक सुराग भी नहीं मिल रहा था। ऐसा लग रहा था कि अकेडमी की दीदी बिल्कुल हवा के समान थी, दिल्ली में मौजूद थी मगर किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। अभी फातिमा ये सब कुछ सोच रही थी कि नन्हे से जिमी की आवाज फातिमा के कानों पर पड़ी। जिमी ने कहा, मम्मा, क्या ब्रह्मपुत्र अकेडमी के गुरुजी बलवीर सर से मिलना चाहते हैं? रिया आपकी मदद कर सकती है, वो बलवीर सर को बहुत अच्छी तरह जानती है, वो उन्हें बलवीर दादू कहकर बुलाती है। जिमी की ये बात सुनकर फातिमा हैरान हो गई। फातिमा जिमी के बेड के पास आकर बैठ गई और अपना एक हाथ जिमी के हाथ पर रखते हुए पूछने लगी, बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? ये सारी बातें तुम्हें किसने बताई? क्या रिया ने खुद तुमसे ये बात कही? जिमी जानता था कि बड़ों की बात में छोटों को नहीं बोलना चाहिए और वो ये भी नहीं चाहता था कि जिमी की कही बातों से रिया किसी मुश्किल में पड़े। इसलिए जिमी ने बात को उड़ाते हुए कह दिया, नहीं नहीं, रिया ने मुझे कुछ नहीं बताया, मैं तो बस यूं ही कह रहा था, शायद स्कूल में मैंने ये बात किसी से सुनी थी। जिमी का हाथ थपथपाते हुए फातिमा ने कहा, ठीक है, मैं खुद ही ये बात रिया की मम्मा से पूछ लूंगी। ये बात सुनते ही जिमी ने राहत की सांस ली और हमें अपना सर हिला दिया। फिर जिमी ने अपनी मम्मा से पूछा, मम्मा, रिया ना पिंकी और यश को बलवीर सर की अकेडमी ले जाने वाली है इस वीकेंड, मैं भी जाना चाहता हूँ, क्या मैं जा सकता हूँ? फातिमा ने जवाब देते हुए कहा, अगर डॉक्टर कहते हैं कि तुम ठीक हो चुके हो तो उनके साथ जा सकते हो, मुझे कोई एतराज नहीं। चलो अब थोड़ी देर सो जाओ। जिमी की बातें सुनकर फातिमा हैरान हो गई थी। जब जिमी सो गया तब फातिमा ने जहांगीर को कॉल लगाकर कहा, मुझे लगता है अनिका बलवीर सर को अच्छी तरह जानती है। रिया स्कूल के अपने कुछ फ्रेंड्स को इस वीकेंड बलवीर सर की अकेडमी में ले जाने वाली है। क्या मैं अनिका से बात करके बलवीर सर से तुम्हारी मीटिंग करवाऊं? कुछ देर सोचने के बाद जहांगीर ने फातिमा से कहा, नहीं, अनिका को इस वक्त इन सब बातों में घसीटने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी आज जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो बहुत बुरा हुआ। जहांगीर ने वेयर हाउस वाली बात फातिमा को बताई। फातिमा सब कुछ सुनकर हैरान रह गई। जहांगीर ने ये भी कहा, हमारे आदमी को ये भी पता चला है कि रोहित मारवा के साथ सेटलमेंट करने के लिए रघुवीर शेखावत उसे बलवीर सर के पास अकेडमी ले गया था, मगर जब शेखावत वहां से बाहर निकला तब उसका मुंह सूजा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि अंदर उसे किसी ने बुरी तरह पीटा था। मैंने जहां तक बलवीर सर के बारे में सुना है वो काफी उसूल और आदर्श पर चलने वाले इंसान हैं। अगर उन्हें लगा होगा कि रोहित मारवा सही है तो जरूर उन्होंने रघुवीर को सजा दी होगी। इस बात पर खुश होते हुए फातिमा ने कहा, तब तो जरूर उन्हें हमारी भी सिचुएशन समझ में आएगी। मुझे लगता है हमें जल्द से जल्द बलवीर सर को मिलना चाहिए। जहांगीर ने फातिमा को शांत करते हुए कहा, जल्दबाजी मत करो, सबसे पहले हमें दीदी को ढूंढना है और उसे मिलना है। अगर जिमी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है तो उसे रिया के साथ अकेडमी जरूर भेजना। सैटरडे सुबह के 10 बजे थे। रिया बच्चों को लेकर बलवीर सर की अकेडमी जाने वाली थी। रिया ने यही बात आर्यन को कॉल करके बता दी थी। रिया का वादा पूरा करने के लिए आज आर्यन को सब बच्चों को बलवीर सर की अकेडमी ले जाना था। यश और पिंकी मल्होत्रा हाउस पहुंच चुके थे। अभिषेक भी अपने ड्राइवर के साथ मल्होत्रा हाउस पहुंच चुका था। अनिका रोज की तरह सोई थी।
इसलिए आज श्रेया आर्यन को एकेडमी ड्रॉप करने वाली थी। सारे बच्चे और उनके केयर टेकर एक ही कार में एकेडमी नहीं जा सकते थे, इसलिए श्रेया ने ये डिसाइड किया कि सारे बच्चे अपनी अपनी फैमिली कार में एकेडमी पहुंचेंगे। यश और पिंकी जैसे ही अपनी कार में बैठे, आकाश ने अपना फेस मास्क उतारा और पीछे बैठे बच्चों से पूछा, क्या श्रेया टीचर ने कहा कि हमें कहाँ जाना है? यश ने जवाब देते हुए कहा, श्रेया टीचर ने कहा है कि हमारी कार उनकी कार को फॉलो करे। अपने चेहरे पर फिर से मास्क चढ़ाते हुए आकाश श्रेया को अपनी कार में बैठते हुए देखने लगा। जैसे ही श्रेया की कार मल्होत्रा हाउस के बाहर निकली, आकाश भी उसकी कार का पीछा करने लगा। यश कभी भी एक जगह पर बैठ नहीं सकता था। वो उन बच्चों में से था जो ज्यादा देर तक शांत नहीं रह सकते थे, मगर आज क्योंकि आकाश गुलेरिया खुद बच्चों को ड्रॉप करने आया था, यश को वेल मैनर्ड रहना था। कुछ देर बाद यश ने पिंकी के कान में धीरे से पूछा, आज तुम्हारे डैड हमें ड्रॉप करने क्यों आ रहे हैं? पिंकी ने अपने कंधे हवा में उछालते हुए कहा, पता नहीं। बच्चों की बात आकाश ने सुन ली थी। आकाश सिर्फ इसलिए बच्चों को मल्होत्रा हाउस छोड़ने आया था क्योंकि उसे पता था कि श्रेया मल्होत्रा परिवार के साथ ही रहती है और श्रेया को देखने का वो मौका गंवाना नहीं चाहता था। जब आकाश को पता चला कि अनिका नहीं बल्कि श्रेया ही बच्चों को ड्रॉप करने आने वाली है, तब आकाश चुपके से अपनी कार में बैठकर श्रेया को देखने लगा था। कार चला रही आकाश को मयूर का फोन आया। आकाश के फोन उठाते ही मयूर ने कहा, पता नहीं कितने लोग अनिका की जान के दुश्मन हैं। आकाश ने हैरान होकर मयूर से पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या हुआ? मयूर ने कहा, कम से कम 5 अलग-अलग लोग अनिका को पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं, मगर मैं भी बहुत सावधानी से अनिका से जुड़ा हुआ हर निशान मिटा रहा हूँ ताकि कोई उस तक पहुँच ना सके। मगर मुझे समझ नहीं आ रहा कब तक हम अनिका को खतरों से बचाकर रखेंगे। आकाश समझ नहीं पा रहा था कि अनिका का असली चेहरा क्या था। आकाश चाहता था कि वो एक बार खुलकर अनिका से बात करे, मगर जब तक अंकल करण गुलेरिया कोई स्टैंड नहीं लेते, तब तक आकाश अनिका को कैसे पता था कि डीएनए रिपोर्ट में क्या लिखा था। और आकाश अपने चाचा करण गुलेरिया के फैसले के खिलाफ न जाना चाहता था और न ही उसमें वो हिम्मत थी। कुछ देर अपने माथे पर उंगलियां फेरने के बाद आकाश ने मयूर से कहा, तुम बस सीक्रेटली उसे प्रोटेक्ट करते रहो जब तक मैं तुम्हें अगले कदम के बारे में ना बताऊं। मयूर ने इस बात पर तुरंत ही आकाश से पूछा, अगर वो किसी